अगर थोक मूल्य होलसेल प्राइस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 4-5 को अगर आप देखें तो वो 3.5 था, और 12 और 13 और 14 के अगर इस चीज़ को हम देखें इस वक्त तो ये 4.9 है। बढ़ोतरी है यहाँ पे महंगाई में। जो रोजगार के अवसर की अगर हम बात करें तो रोजगार के अवसर में 2004 और 5 की बात अगर करें तो 45.7 करोड़ जो है रोजगार के, ये करोड़ लोगों के रोजगार की बात वहाँ पे आती है। लेकिन 9 और 10 में अगर देखें हम तो ये महज करोड़ भी टच नहीं करती है। 46.025% जो करोड़ जो है वो होता है। और अगर निर्माण के क्षेत्र में हम रोजगार को देखें तो 5.57
करना चाहते हैं कि आम लोगों के जीवन पर, जो सीधा सीधा आम लोग हैं, गरीब हैं, मध्यम वर्ग हैं, तमाम जो आम लोग जिसे हम कहते हैं देश में, उन आम लोगों की बात अगर करें और यूपीए सरकार की उपलब्धियों को देखें तो कैसे बैलेंस करेंगे आप? किस तरह के कैसे उसको आकलन करेंगे? देखिए, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि यूपीए 2 के 4 साल के आकलन, उस पर रिपोर्ट कार्ड हुआ, उसमें जश्न मनाया जा रहा है, उसमें बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन अगर आप उस पूरे रिपोर्ट कार्ड को पढ़ें तो यूपीए 1 में जितनी चीजें हुई थी उसको यूपीए 2 में दर्शाया गया है। जैसे कि आरटीआई की बात कही गई है, मनरेगा की बात कही है, नरेगा की बात कही है, ये सब यूपीए 1 की उपलब्धियां थी। अब यूपीए 2 के अंदर उनको बार बार दोबारा से बताया गया है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी जो अपने 4 साल के बारे में कम बताया है और 9 साल के बारे में ज्यादा बताया है। जहां तक बात आम आदमी की बात आप कह रहे हैं दिलीप, मेरे जो साथी कांग्रेस के बैठे हैं ये तमाम ऐसी बातें कह रहे हैं। मैं समझता हूं कि किसी को पहले मारना, पीटना और फिर उसके बाद पुचकारना, ये किसी के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है मेरे भाई। आप कांग्रेस में हो सकते हैं, कुछ बीजेपी में लोग हो सकते हैं, लेकिन ये मत कहिए कि इस देश में महंगाई कम नहीं हुई है और अगले 3 महीने में होगी, और गिलास उन्हें खाली मिला था और आंकड़े एनडीए के ये थे और अब कांग्रेस के ये हैं। आप इस देश में देखें कि एक आदमी हाशिए से कहां जा चुका है। मैं आपके पास वापस आता हूं। हमारे साथ थावरचंद गहलोत हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार उनसे भी हम पूछते हैं कि यूपीए की उपलब्धियों के बारे में जो कल बात कही प्रधानमंत्री जी ने, फिर सोनिया गांधी ने जो बीजेपी पे हमला बोले, लेकिन उस पर हम नहीं पूछ के हम सीधा पूछते हैं। थावरचंद गहलोत जी, यूपीए की रिपोर्ट कार्ड को आपने आज जरूर देख लिया होगा। पूरे रिपोर्ट कार्ड पे अगर आप देखें तो उसको आप कैसे आकलन करेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि जी, मनमोहन सिंह जी को सरकार में प्रधानमंत्री बनने का जब अवसर आया था तो इस देश की अर्थव्यवस्था ठीक थी, महंगाई नियंत्रण में थी, बेईमानी भ्रष्टाचार नाम की चीज नहीं थी। पिछले 9 वर्षों में और विशेषकर इन 4 वर्षों में मनमोहन सिंह जी की सरकार हर स्तर पर असफल सिद्ध हुई है। राजकोषीय घाटे में निरंतर वृद्धि होती जा रही है। विकास दर 8 की बजाय 4.25 के आसपास रह गई है। महंगाई की दर 3-3.25% की बजाय 10 से ऊपर बनी हुई है और एक समय ऐसा आया था जब ये 17% तक पहुंच गई थी। आर्थिक मंदी की बात देश की सरकार कर रही है, मनमोहन सिंह जी कर रही है, पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप भी उनसे पूछे कि चीन हमारा पड़ोसी देश है, वहां की विकास दर 9.5% और महंगाई की दर 3.5%। हमारे यहाँ विकास की दर 4.5% और महंगाई की दर 14 और 17%। आसपास के जी, और दूसरे देश हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, बैंकॉक है, सिंगापुर है, इन सब ने आर्थिक विकास दर में तो आप ये कहते हैं, का काम किया है। क्या आप ये कह रहे हैं हमारी सरकार नीचे गर्त में जा रही है? और मैं ये कहना चाहता हूं जी, ये जो 4.5% वार्षिक विकास दर है इनकी, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों का बड़ा योगदान है। मध्य प्रदेश की 12% है विकास दर, गुजरात की 14% के आसपास है, बिहार की 11% है, छत्तीसगढ़ की 11% है। इनके एवरेज के कारण इतनी बनी है। थावरचंद जी, और कृषि विकास दर भी 2.5। थावरचंद जी, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नेता है, वो कह रहे हैं कि विश्व में एक आर्थिक मंदी थी, तमाम जगह के मंदी के असर को भारत में उस तरह से नहीं पड़ा जो बाकी दुनिया के अन्य देशों में पड़ा। इस बात को लेके अगर आप देखें तो फिर आपकी किस तरह की प्रतिक्रिया होगी? और भाजपा शासित राज्यों में और है। हम पूछना चाहते हैं कि आर्थिक मंदी का केंद्र सरकार के ऊपर स्वाभाविक असर पड़ता है, पर राज्यों पर भी पड़ता है। जी, भाजपा शासित राज्यों ने इतना विकास क्यों किया और ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जी, चलिए, इस प्रकार से बहुत अहम सवाल है। मैं ये कह सकता हूं, मैं आपके जो काउंटर पार्ट है, कांग्रेस के जो नेता हैं अनीस साहब, उनसे मैं यही सवाल पूछता हूं कि जब बीजेपी की जो सरकारें हैं, बीजेपी के जो गठबंधन की सरकारें हैं, वो 11%, 12% इस तरह के ग्रोथ रेट को अचीव कर सकता है, तो भारत की ग्रोथ रेट लगातार गिरती क्यों गई? जिस ग्रोथ रेट की ये बात कर रहे हैं जी, वो ग्रोथ रेट उसको साबित करेंगे कि
पूरा वो तो सरकारी आंकड़े, केंद्र सरकार के आंकड़े हैं जो ये हैं, ये आंकड़े किसी पार्टी के नहीं है। नहीं, पार्टी के नहीं है उसका, उस लेकिन मैं वही बता रहा हूं कि जैसे गुजरात की मिसाल ये देते हैं, गुजरात है, बिहार है, गुजरात की जो मिसाल, गुजरात को जो शोकेस बना के पेश किया जा रहा है, वास्तव तो गुजरात की क्या है ये सारा हिंदुस्तान जानता है, कितना सुधार हुआ है वहाँ पे और कितनी ग्रोथ हुई है। बिहार की भी बात करें, इन्फ्लेटेड आंकड़े पेश करने से दूसरी बात ये है कि जितना भी ये ग्रोथ हुआ है, आप ये देखिए अभी नहीं, मध्य साहब वो जो बात कह रहे हैं आपके प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं, आपके प्लानिंग कमीशन के आंकड़े। ये तो योजना आयोग सरकार के योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री है और उनके द्वारा निष्कर्ष निकाल करके आंकड़े प्रचारित किए हैं। ये स्टेट की स्थिति में और सेंटर की स्थिति में हमेशा फर्क होता है। देश को कि मध्य प्रदेश स्टेट की स्थिति में और सेंटर की स्थिति में नंबर वन हमेशा फर्क होता है। तेज गति से विकास करने में कांग्रेस वाली स्टेटों के अंदर भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, असफल सिद्ध हो रही है। महाराष्ट्र की ग्रोथ देखिए, आंध्र प्रदेश की ग्रोथ देखिए, तमाम स्टेटों की ग्रोथ का अलग चीज होती है। काम कर रहे हैं जी। थावर चंद जी, यही जो एक आप देखिए महत्वपूर्ण एक सवाल है कि स्टेटों में ग्रोथ, कांग्रेस की स्टेटों में भी ग्रोथ हुई है, लेकिन ओवरऑल जो ग्रोथ जैसे गुजरात या बिहार के अगर आंकड़े देखें तो वो देश के अन्य राज्यों से काफी आगे है, इंक्लूडिंग कांग्रेस शासित बहुत से मामलों में आगे है, बहुत से मामलों में बहुत पीछे है। गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे, छोटे बच्चे मर रहे हैं, गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा खुराक की कमी है लोगों की। थावर चंद जी, महंगाई की दर की बात हो रही है। थावर चंद जी, जो सबसे ज्यादा बच्चे जो है गुजरात के अंदर होते हैं। जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, नेता है, यहाँ पे स्टूडियो में बैठे हुए, वो कह रहे हैं कि आप गुजरात में विकास कर रहे हैं, वहां माल न्यूट्रिशन की समस्या बनी हुई है, ये कैसा विकास है? मैं ये कह रहा हूं फिर भी जी, ये भारत सरकार के योजना आयोग के आंकड़ों को, प्रधानमंत्री के आंकड़ों को इनको अस्वीकार करने का अधिकार ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि मुझे अधिकार है जनाब, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिस अधिकार की आप बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि उस सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट बच्चे गुजरात में है, सबसे ज्यादा माल न्यूट्रिशन गुजरात के अंदर है। चाहे कृषि विकास दर की बात कर रहा हूँ, चाहे आर्थिक विकास दर की बात कर रहा हूँ, औद्योगिक विकास दर, ग्रोथ ओवरऑल फैक्टर होता है। ग्रोथ वन वे ट्रेन नहीं है, ग्रोथ ओवरऑल होती है। कांग्रेस की शासक स्टेटों के अंदर ओवरऑल ग्रोथ हो रही है। और ये सर्जबाग दिखाते हैं कि हमने ये किया, मनरेगा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया जी। और ये सस्ते खाद्यान्न देने की बात कर रहे, राइट टू फूड। चलिए, आप विरोधी, आप विपक्ष के नेता है थावर चंद जी, कानून बनाने की बात कर रहे हैं। थावर चंद जी, अरे आप कानून बनने तो दे महाराज, आप तो चर्चा कोई तैयार नहीं है पार्लियामेंट के अंदर। आप तो कुश्ती लड़ रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। अरे जनता के सामने आइए, पार्लियामेंट में बैठिए, चर्चा कीजिए, अगर हमारी गलती है तो बताइए और अपने सुझाव दीजिए। आपके पास कोई सुझाव तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की इन्होंने, थावर चंद जी की अवमानना की इन्होंने। थावर चंद जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक सवाल है थावर चंद जी, चलिए आप नेता प्रतिपक्ष, अपने जो विपक्ष के आप नेता हैं, विपक्षी दल के नेता हैं आप, मैं एक सवाल पूछता हूं, 9 साल को छोड़िए, आप 4 साल में यूपीए 2 में कोई उपलब्धि देखते हैं जिसको लगता है कि चलिए देश के लिए अच्छा हुआ है? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे। क्या कर क्या रहे ये सब? इस देश में बड़ा गंभीर चिंता का विषय बन गया। लोग चर्चा करने लग गए कि कहीं भारत में भी सैनिक शासन लाएंगे क्या ये? मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि कांग्रेस या यूपीए 2 की कोई उपलब्धि आपके नजर में है या नहीं है? कोई उपलब्धि आप देखते हैं 4 साल में यूपीए 2 में देश के लिए? यूपीए 2 सरकार में कोई उपलब्धि है या बिल्कुल शून्य है? इनकी केवल एक उपलब्धि है, देश को गर्त में ले जाता है, ले जाकर के भी मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री पद पर बने हुए हैं। इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं है। इन्होंने 9 साल अपने गठबंधन दलों को जैसे तैसे सीबीआई के माध्यम से या और किसी माध्यम से पटाने की कोशिश की है, दबाने की कोशिश की है और सरकार बनाए रखने में ये सफल हुए हैं। देश को गर्त में डालने का काम कर रही है। चलिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद थावरचंद गहलोत जी। अनीस साहब, 2 महत्वपूर्ण बातें। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कह रहे हैं कि आंकड़े हैं, बाकी राज्यों में भी विकास हो रहा है, लेकिन देश का विकास जो है दर वो लगातार गिरा है। और राज्यों में अगर विकास हो सकता है तो देश की विकास दर इतनी कम क्यों है, इसको लेके और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के बावजूद होने के बावजूद भी इतने सारे
देखिए ये सिर्फ देखने का एक एंगल है कि आप किसी चीज़ को अच्छी किस तरह से देख रहे हैं। एक तो बात ये समझ लीजिए कि स्टेट के विकास में, स्टेट की ग्रोथ के अंदर ठीक है एक देश के सब हिस्से होते हैं, लेकिन हमेशा अंतर रहता है, कहीं लोकल सिचुएशंस की वजह से, लोकल रिसोर्सेज की वजह से फर्क पड़ता है, अब पॉपुलेशन की वजह से फर्क पड़ता है, और लेकिन देश का ओवरऑल। मैं एक मिनट चीज और ऐड करना चाह रहा हूँ। बीजेपी भी कह रही है कि हमारी स्टेट जो है उनमें ग्रोथ बहुत अच्छी है, आप भी ये कह रहे हैं कांग्रेस की रूल्ड स्टेट्स में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो क्या कारण है, देश में आपकी सरकारें चल रही हैं या उनकी सरकारें चल रही हैं, तो क्या कारण है कि जब नेशन की बात आती है तो वो एकदम 5 से भी नीचे चली जाती है? तो ये कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना। अगर आप देखिए जो आंकड़े हैं वो प्लानिंग कमीशन के हैं, और इस सारी स्थिति को अगर आप देखेंगे तो 1-2 स्टेट अगर आप छोड़ दें बड़ी, तो ज्यादातर जगह या बीजेपी की सरकार है, या मतलब एनडीए की सरकार है, या यूपीए। चलिए आंकड़े से आगे बढ़ते हैं। आंकड़े से आगे बढ़ने से पहले पुष्पन एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आर्थिक स्थिति को अगर छोड़ दें तो जो राजनीतिक स्थिति है, एक तो एलाइज एक के बाद एक जा रहे हैं। कल यूपीए 4 साल के यूपीए 2 का जो जश्न था उसमें मुलायम सिंह और मायावती दोनों नहीं पहुंचे। दोनों ही पार्टियां समर्थन दे रही है। यह कितना बड़ा एक मसला है, ये क्या संकेत दे रहा है? एक देखिए, मुझे लगता है कि मुलायम सिंह का ना पहुंचना और बीएसपी का ना पहुंचना, ये दो वो पार्टी हैं जिसके बल पे या जिसकी बाहर से मिल रही ऑक्सीजन के बल पे यूपीए सरकार जो है वो चल रही है। इन दोनों का ना पहुंचना, इस बात का सीधा सीधा मतलब यह निकाला जाता है कि अब से चंद महीने बाद या चंद 8-10 महीने बाद जो चुनाव होने हैं, इस डूबते जहाज के साथ बीएसपी और समाजवादी पार्टी वो बिल्कुल भी इनके साथ अपने आप को खड़ा नहीं दिखना चाहती। लिहाजा वो एक बात तो कहती हैं, जो उनकी अंदरूनी दबाव हैं उसमें चाहे सीबीआई हो या और दीगर मामले हो, वो साथ तो इनको दे रहे हैं, इनको पार्लियामेंट में बचा रहे हैं। इनकी सरकार जब गिरने की बात आएगी तो वो बाहर जाकर के समर्थन दे देंगे या वॉकआउट करके समर्थन दे देंगे। लेकिन वो भी ये समझ गए हैं कि पिछले 9 साल और इस वक्त के 4 साल देखें, उसमें कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो गर्त में डूब चुकी है। हर बात का कुतर्क दे रही है जवाब। वो कहते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी है, बेरोजगारी नहीं बढ़ी है और लोगों की परचेजिंग पावर हो गई है, कि मोदी के राज में कुपोषण हो गया है। अपने किसी राज्य में नहीं बता पा रहे कांग्रेस के लोग कि उनके किस राज्य में कुपोषण की स्थिति 100% सही है, कहां ड्रॉप आउट 100% सही है। यह कुतर्क करके लोगों को चढ़ाने वाली बात है। और ये दोनों पार्टियां वो पार्टियां हैं जिनका वोटर जमीन से जुड़ा है। लिहाजा वो इस बात का एहसास कर चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश हो या उसके दीगर जो और पार्टियां हैं, वो यूपीए और खासतौर से कांग्रेस के साथ के खिलाफ जो लहर है, आप ये कह रहे हैं कि यूपीए 2 के खिलाफ एक लहर है, उसके कारण से इनके दल जो एलाइज हैं, गठबंधन के जो साथी हैं, जो समर्थन देने वाले साथी हैं, वो अब इनके साथ खड़े होकर नहीं दिखना चाहते। नहीं दिखना नहीं चाहते। उनको लग रहा है कि अगर यूपीए के इस डूबते जहाज में इस वक्त वो खड़े हुए, जिसपे इतने छेद और इतने दाग हैं कि अगर मनमोहन सिंह साहब ने जिस तरह कहा कि गिलास खाली है हम भर रहे हैं, 9 साल में नहीं भर पाए मनमोहन साहब, अगर उनका यह तर्क भी ठीक है तो वो अब अगले 3 या 4 महीने में भरेंगे। ये पूरी तरीके से पिछले 4 साल में सरकार जोड़ तोड़ करके, दबाव बना करके सत्ता में बने रहने का जो खेल है, सिर्फ उसमें सफल हुई है। मुझे इसकी वजह से कोई पार्टी इनके साथ खड़ी नहीं हो रही। आज लेफ्ट और राइट, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, ये सब एक साथ खड़े हैं। कांग्रेस इस बात को नहीं कह रही कि इन्होंने इस देश की राजनीति को इस मुकाम पे ला दिया है कि लेफ्ट और राइट की विचारधारा अलग होने के बावजूद भी वो दोनों कांग्रेस और यूपीए के खिलाफ बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं। आप ये देखिए, मुझे ये लगता है, मेरे को मुझे लगता है कि आपको जो मैंने पहले ही प्रश्न किया, मैं दुरानी साहब से ये प्रश्न करने वाला था कि जब यूपीए 2 की हम बात करते हैं तो यूपीए 1 की उपलब्धियां क्यों जोड़ी गई, इसके पीछे जो राज है वो मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था। नहीं, उसका कारण है। नहीं, आप देखिए ना, यूपीए 2 की जो उपलब्धि है वो स्कैम, ये स्कैम भरी सरकार है। तो इसलिए देखिए, जो करप्शन है, जो एक मैं आपको इनके पास यूपीए 2 में कोई उपलब्धि नहीं है, यूपीए में उपलब्धि गिना रहे हैं, आप ये कह रहे हैं। यानी इसमें फर्क है जी। जब सरकार गई थी एनडीए की और इनकी सरकार आई थी, तो जो मिडिल क्लास था वो इनके साथ जुड़ा था जी। और वो मिडिल क्लास जब यूपीए 1 की उपलब्धियां देखकर इनके साथ और जुड़ा और इनकी सीटें और इंक्रीज हुई जी। अब वही
स्कैम्स देखकर, करप्शन देखकर, महंगाई देखकर, विकास दर का हाल देखकर, चारों तरफ जो हाल चल रहा है उसको देखकर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखकर पूरी तरह से निराश है। और इसीलिए बार बार करप्शन को लेकर भी कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। आप जो एक छवि थी प्राइम मिनिस्टर की, जिसको इन्होंने बनाया, उसके ऊपर बहुत बड़ा झटका लगा है इस यूपीए 2 में। हाँ, आप ये स्वीकार करना पड़ेगा। आम लोग जो हैं वो खफा हैं, वो निराश हैं, बिल्कुल वो। और दूसरा एक आप ये देखिए अनिल साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है। आप देखिए आपके जो सहयोगी दल थे और यहाँ तक कि जो बीजेपी के बिल्कुल विपरीत विचारधारा वाली पार्टी है, जो क्षेत्रीय दल हैं, आज तमाम दल यूपीए 2 में जो बचे हुए लोग हैं एक तरह से वो आपके साथ खड़े नहीं हैं। कुछ तो कारण होगा, कोई तो कारण है कि वो आपसे अलग हो रहे हैं। अभी हो सकता है और भी कुछ लोग इसी तरह से पोस्ट करें। बेसिक बात आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी पार्टी हो, अल्टीमेटली उनको उत्तर प्रदेश के अंदर डायरेक्ट फाइट हमसे करनी, और वो इसलिए इस वक्त अपने आप को अपोजिशन के तौर पर पेश करना चाह रहे हैं। अपोजिशन की स्पेस, उनकी सियासी मजबूरी है, सियासी मजबूरी है उनकी, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप लेकिन आप अगर देखें जितने तरह के एक और दूसरी बात, जितने तरह के सर्वे आ रहे हैं, जितने तरह के सर्वे आ रहे हैं, वो सर्वे की कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती। ये सर्वे तो यही कुछ मूड नहीं कहता है, कुछ नहीं मूड कहता। और अभी इलेक्शन के टाइम तक दुनिया बहुत बदल चुकी होगी, बहुत बदल चुकी। तब तक आप बहुत कुछ कर चुके हैं एक साल में। बिल्कुल हमें करा है और करेंगे। पुष्पेंद्र, देखिए, ये जो बात अनीस भाई कह रहे हैं ना, मैं समझता हूं कि सबसे ईमानदाराना स्टेटमेंट है अनीस भाई का कि इस देश की जनता चुनाव आते आते तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। और जिस तरीके की रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी फूड सिक्योरिटी बिल को लाने की बात कर रही है कि 1 रुपए में हम अनाज देंगे, गरीब को अनाज देंगे, डायरेक्ट कैश देंगे, ये तमाम सारी चीजें जो हैं कांग्रेस पार्टी समझ रही है कि चुनाव आते आते तक लोग बहुत सारी चीजें भूल जाएंगे कि चाइना भारत के अंदर 19 किलोमीटर अंदर घुसा था, भूल जाएंगे पाकिस्तान ने क्या किया था, भूल जाएंगे माली में क्या हुआ था, महंगाई क्या है, करप्शन क्या है, ये सब जानते हैं, भूल जाएंगे। लेकिन यह बात ईमानदारी की कही है अनीस भाई ने कि उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से गेम चेंज करने की बात की है, पूरी बहस को दूसरी तरफ ले जाने की बात की है कि भारतीय जनता पार्टी संसद नहीं चलने दे रही, हम गरीबों के हक में खड़े। 9 साल के बाद चुनाव की पूर्व संध्या पर 1 रुपए किलो गेहूं देने की बात जिस तरीके से कांग्रेस कर रही है, अनीस भाई सही कह रहे हैं कि लोग भूल जाएंगे चुनाव आते आते तक। इनके पास कई ऐसी चीजें हैं जिसको लुटाएंगे है कि ये पिटारा खोलने वाले हैं कुछ। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, 45 करोड़ से लेकर के 2000 करोड़ की सब्सिडी का बोझ हो गया है। समय पर की जाती है। पिछले 5 साल में जो कुछ करा पहले यूपीए सरकार ने, वो अपनी जगह है। उसके बाद भी आप बहुत कुछ करना चाह रहे थे, जब संसद ही नहीं चलने दी जाएगी, संसद चलने तो कोई उसके अंदर क्या कर सकता है? अनीस भाई चलाने के लिए जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन अपोजिशन की भी जिम्मेदारी है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली नहीं बजती। आपको लगता है इस देश के लोग भ्रष्टाचार को, मैं एक सवाल पूरी सुन ले पहले। आपको लगता है कि इस देश के लोग वाकई बहुत मेमोरी शॉर्ट है, इन चीजों को याद नहीं रखेंगे और जो नए काम आप करेंगे उस पे आपको लोग वोट देंगे? देखिए, हम ईमानदारी के साथ भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं और भ्रष्टाचार के जितने बड़ा एक मुद्दा बनाकर खड़ा किया गया है, आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कोर्ट से कल एक जगह डिबेट में मैं गया, उन्होंने कहा कि साहब सब लोग बाहर आ गए, सब लोग जेल से बाहर आ गए। अरे भाई, जेल से बाहर आए, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उनको छोड़ा है, उनको बेल दी है। कांग्रेस पार्टी अनीस भाई जी, आप भ्रष्टाचार से ईमानदारी से लड़ रहे हैं, हम भी मान लेते हैं ना। हम भारतीय जनता पार्टी के, न कांग्रेस रहेगी, न बीजेपी रहेगी, लेकिन ये मुल्क रहेगा। मेरा एक छोटा सा सवाल है, लॉ मिनिस्टर को किस क्राइम के तहत कांग्रेस पार्टी ने उनके लॉ मिनिस्ट्री से हटाया है? इस बात को बता दें आप। किसकी पहरेदारी कर रहे थे वो? किसको छुपा रहे थे? किसको बचा रहे थे? किस वजह से उनको ये सजा मिली है, जरा ये बताएं आप। देखिए, सजा नहीं, ये मॉरल ग्राउंड पर उनको हटाया गया, प्रोसीजरल डिफेक्ट हुआ है उनकी वर्किंग के अंदर, एक प्रोसीजरल ये किसने किया हुआ है, उसकी वजह से उस पादाश में उनको हटाया गया। कांग्रेस पार्टी कह रही है नैतिकता के आधार पर उन्होंने ये फैसला लिया है। और रेल रेल मंत्री का मामला कोर्ट के अंदर है, कोई रोका तो नहीं है। अनीस भाई, कांग्रेस हमेशा से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ती रही है। महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण पर आरोप लगा, उसको फौरन हटा दिया गया। अनीस भाई, जहां कहीं भी आरोप की बात, क्या शीला जी की वारी है क्या? अनीस भाई, भ्रष्टाचार जो चीज लॉ के अंदर होगी उसके हिसाब से होगा। इस मुल्क का लॉ अपनी जगह पर है। अनीस भाई, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि रेल मंत्री ने जब जो इस्तीफा मांगा जा रहा था, पूरा देश मांग रहा था, उस दिन से लेके इस्तीफे के बीच में कौन से कानून के तहत वो फंस गए थे कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया? बात तो वहीं की वहीं थी। सोनिया गांधी क्यों गई थी
7 RCR, क्यों इस्तीफा दिया गया, क्यों अबाकस में लिया गया? 7 दिन तक इस देश की सरकार का मौका नहीं था। क्या लोगों का मेरा सवाल है अनीस साहब, पुष्पेंद्र आप सबसे मेरा सवाल है, जब सोनिया गांधी जाती हैं, इस्तीफा लेती हैं, तो लोगों में संकेत भी तो जाते हैं कि चलो किसी पार्टी का अध्यक्ष ऐसा राजनीति है, जाके चलिए ये राजनीति है। नहीं राजनीति है, बिल्कुल मैं सवाल है, राजनीतिक दल है, राजनीति सियासत करेगी, क्या इससे लोगों में संदेश नहीं जाएगा? नहीं, कम से कम कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष ऐसी है जो अपने मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करवा सकती है प्रधानमंत्री से। इसका फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसके दो पहलू हैं। इसका फायदा मिलेगा? मैं यही बताने जा रहा हूं, इसके दो पहलू हैं। अभी इन्होंने कहा कि संसद नहीं चलने दी, संसद ना चलने का विपक्ष की डिमांड यही थी कि ये टेंटेड मिनिस्टर को हटाया जाए। संसद ना चलने का पूरा जिम्मा इन्होंने खुद ले लिया, संसद को 17 आसन करके और उसके बाद मंत्रियों का इस्तीफा लेकर, और जो कुछ भी उसके बाद ड्रामा हुआ उसके बाद फिर अब रिपेयर शुरू हो गई। ये लोग याद रखेंगे या सोनिया गांधी ने इस्तीफा दिया वो याद रखेंगे? मुझे लगता है अनिल साहब, ये रणनीति सियासी रणनीति के हिसाब से होता है, बिल्कुल जाहिर है, इसमें कोई सियासत नहीं समझता। नैतिकता के आधार पर हुआ। कोई भी रूलिंग पार्टी ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि अपोजिशन पार्टी हर चौथे दिन इस्तीफा मांगती रहे। अगर बीजेपी का बस चले तो हर दूसरे दिन इस्तीफा मांगे, बात करें, मालूम होगा पूरी कैबिनेट का इस्तीफा देना पड़ेगा। आम लोगों की बात करें पुष्पेंद्र, अगर आखिरी शब्द में, कम समय है, बिल्कुल अगर आप देखें आम लोगों की बात करें तो ये तमाम जो चीजें हैं जो अब कांग्रेस कर रही है, इससे कांग्रेस को फायदा होने वाला है। देखिए, अगर आप आम लोग की बात कहते हैं दिलीप, मैं फिर कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी अपनी फजीहत अपने आप करा रही है। कोई इस्तीफा मॉरल ग्राउंड पे 10 दिन पहले हो जाता, इस देश के लोग जरूर कहते कि आज भी लोग ऐसे मौजूद हैं, लेकिन पूरे देश में फजीयत हो गई, कोर्ट कचहरी लॉ, सड़क पे लोग आ गए, सारे इंस्टीट्यूशन खड़े हो गए। उसके बाद सोनिया गांधी ने जो महानता का सर्टिफिकेट लिया है, हो सकता है कि कुछ 1% एक वर्ग हो जो इस बात को मानता हो कि सोनिया गांधी ने अच्छा काम किया है, लेकिन आम आदमी आज मीडिया और अखबार और टेलीविजन के माध्यम से, आप यहां की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान तक में इस बात की चर्चा हो रही है कि आपके यहां प्रधानमंत्री तक को बचाने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट से टक्कर ली जा रही है। आप कहते हैं सबसे बड़ी जमहूरियत की बात है, लोग बहुत पास से देख रहे हैं, इसका असर होगा, और मैं समझता हूं कि देश की जनता को इस तरीके से लेना कि वो भूल जाएगी चीजों को। समय बहुत पहले होता था, अब नहीं होगा। कुछ समय बचा हुआ है यूपीए 2 के पास। इसमें अगर चाहे फूड सिक्योरिटी बिल हो, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल हो, चाहे सोनिया गांधी का ये आप जिसे कहते हैं सियासी चाल ही कह लें आप इसे, या सियासी रणनीति कह लें, मैं तमाम इस देश की जनता इतनी भोली नहीं है। इस देश की जनता मुस्तकिल समझ रही है कि झूठ क्या है और सच क्या है, और उसका परिणाम यह है कि आपसे सवाल है, उत्तराखंड के अंदर आए, आपसे सवाल, हिमाचल के अंदर आए, आपसे सवाल है, कर्नाटक के अंदर आए। अनीसा, फिर आपसे सवाल है कि क्या तब देश की जनता भूल जाएगी? अगर भूली नहीं है तो क्या वो तमाम 1,76,000 करोड़, 1,86,000 करोड़, ये सब 70,000 करोड़ ऐसी बात है, भूल जाएगी। जगह बेच दी, उस वक्त आज बेचती तो ये 50 करोड़। अनीस भाई एक शब्द को 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ का फिगर 1,76,000 नहीं, 30,000 करोड़ का फिगर सीबीआई का है, क्या उसको भी भूल जाएगी? मैं कह रहा हूं, देखिए फिर आदमी लोग, आम लोग किसको याद रखेंगे? ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें इसमें फर्जी हैं और उसको जनता समझ रही है। और ये अगर 2G को अगर ना किया जाता तो ये आज सड़क पर चढ़ने वाला, रक्षा वाला, फेरी वाला, ये सब मोबाइल लेकर मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, जो आपने बात की बिल्कुल ठीक कही। हिमाचल में ये आए, उत्तरांचल में ये आए, और कर्नाटक में आए, कर्नाटक में आए, अभी आए कर्नाटक, बिल्कुल आप बहुत अच्छा आए। और क्यों आए? क्योंकि वहां की जनता भ्रष्टाचार से, वहां की गवर्नेंस से, बीजेपी के जो लीडर्स थे उनसे त्रस्त थी। तो क्या आपको नहीं लगता कि नेशनल लेवल पे वही चीज आपके साथ होने वाली है? नहीं, देखिए ये तो जनता का फैसला है सर, जनता का फैसला है, बहुत बिल्कुल फाइनल का जो फैसला है, जनता का फैसला, लेकिन जनता हमको ईमानदार समझती है, इसलिए उसने हमको वोट दिया है। अब जनता ईमानदार समझेगी या नहीं, 2014 में एक बड़ा सवाल है, जो सवाल आपके सामने। फिलहाल एक ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।